नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुआ क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर नीमला सुंडा जी ने लिखा है। इसका 55वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसमें आज हम पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ जूट, यानी कि जूट की खेती के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जूट की खेती से रिलेटेड या जूट से रिलेटेड, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जूट जो होता है, जूट का जो प्लांट होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक, इसको ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में ग्रो किया जाता है और इसका जो जूट होता है इसके फाइबर से, यानी कि जूट के जो रेशा होता है उसके रेशे से हम बनाते हैं बैग, बड़े बड़े बैग जिसमें हम गेहूँ, चावल और शक्कर इत्यादि चीज़ें रखते हैं, ये बनाया जाता है। ठीक, इसके फाइबर से बोरी बनाई जाती है। और जूट जो होता है, जूट का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है कॉर्कोरस स्पीसीज। क्या होता है? कॉर्कोरस स्पीसीज होता है। इसकी जो फैमिली होती है वो टिलियसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक, जो जूट का आपका प्लांट होता है ये टिलियसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी जो फैमिली होती है, सॉरी, इसका जो बोटेनिकल नेम होता है ये होता है कॉर्कस स्पीसीज, सॉरी कॉर्कोरस स्पीसीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप इन इंडिया, इंडिया में इसको सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप मानी जाती है। अगर कोई आदमी जूट के बने हुए कपड़े पहन रहा है तो ये सिंबल होता है किस चीज़ का, कि वो आदमी बहुत गरीब है। भारत में जब एक समय पे बहुत ज़्यादा गरीबी हुआ करती थी, उस समय लोग क्या करते थे कि जब बहुत ज़्यादा ठंडी लगती थी तो ठंडी के समय में वो इसी जूट का बोरा बनाकर इसी जूट को सिलकर एक स्वेटर नुमा पहना करते थे। अभी भी आप अगर गांव में देखेंगे तो गांव में जब जानवरों को ठंडी लगती है ठंडी के समय में, तो जानवरों को इसी से ढका जाता है, यानी कि जानवरों को भी यही पहना दिया जाता है जिससे ठंडी नहीं लगती है। इंडियाज फर्स्ट रैंक इन बोथ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ द जूट इन द वर्ल्ड, मतलब कि जूट के प्रोडक्शन में इंडिया का पहला स्थान है, चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो और चाहे वो एरिया की बात हो। यानी कि एरिया भी सबसे ज़्यादा हम कल्टीवेट करते हैं जूट का और प्रोडक्शन भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। इंडिया में अगर हम बात करें तो जो आपका वेस्ट बंगाल है, यानी कि पश्चिम बंगाल, वो पहले पोजीशन पर है, चाहे वो एरिया की बात करें और चाहे प्रोडक्शन की बात करें। दोनों में कौन है? वेस्ट बंगाल। और पूरे वर्ल्ड में कौन है? पूरे वर्ल्ड में इंडिया है, और इंडिया में कौन सा स्टेट है? वो वेस्ट बंगाल है। कॉर्कोरस कॉर्कोरस ऑब्लिटोरियस नोन एज मेथपेट या तोसा, इसको जो कॉर्कोरस ओलिथोरियस जो है इसको हम बोलते हैं थोसा बोलते हैं। ग्रोन ऑन वेल ड्राइंड हाई लैंड ओनली, यानी कि जहाँ पर अच्छी खासी, ऐसे समझो कि जो ऊंची ज़मीन होती है जहाँ पर पानी बरसने के बाद पानी बह जाता है, क्योंकि आपकी ये जो जूट की क्रॉप होती है ये एक खरीफ क्रॉप है, तो खरीफ का सीजन में ये ग्रो की जाती है, मतलब कि बरसात होगी पानी बरसेगा, तो इस वाली स्पीसीज को वहाँ ग्रो किया जाता है। तोसा को कहाँ ग्रो किया जाता है? जहाँ पर पानी बरसने के बाद तुरंत बह जाए, जहाँ पर ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छी हो, जहाँ पर जल भराव नहीं होता हो, वहाँ पर इसको ग्रो ग्रो किया जाता है। उसके बाद जो है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, ये जो है यही ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। कॉर्कोरस कैप्सुलरिस अगर बॉटनिकल नेम पूछा जाता है तो नॉर्मली यही आता है। ठीक, नॉन एज व्हाइट जूट या टीटा, इसको व्हाइट जूट या टीटा भी बोलते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोसाइड कॉर्केरिन कवर 70% ऑफ टोटल जूट कल्टीवेशन, इसके अंदर एक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है जिसका नाम होता है कॉर्केरिन। बहुत कोई कठिन सा नाम नहीं है, क्योंकि कॉर्कोरस स्पीसीज इसका बोटेनिकल नेम है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, उसी के हिसाब से उसी कॉर्कोरस से बन गया है कॉर्केरिन। समझ गए? तो इसके अंदर एक कॉर्केरिन ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, इसी की वजह से इसको ज़्यादा ग्रो किया जाता है। और कितना ग्रो किया जाता है? लगभग 70% एरिया पर, यानी कि ज़्यादातर यही ग्रो किया जाता है जो आपका कॉर्कोरस स्पीसीज वाला स्पीसीज है जूट की। वेट ऑफ वन बेल ऑफ जूट, जैसे मैंने बताया था कि जब इसको, जैसे गेहूं और धान को जब हम सेल करते हैं मार्केट में ले जाकर, तो उसको बोरी में पैक करते हैं, 60 kg 50 kg, उनका जो भी वो होता है पैमाना, उसी से वो मेजर करके एक एक बोरी बना देते हैं कि उससे बार बार उसको तौलना ना पड़े, क्योंकि कई जगह पर जाता है। पहले आप जाएंगे अपने लोकल यहाँ बनिया के यहाँ, वहाँ से फिर मंडी में जाएगा, मंडी से फिर कंपनी में जाएगा, कंपनी से फिर कहीं और जाएगा, फिर धीरे धीरे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसको बार बार नहीं तौलना पड़े, इसलिए इसको क्या करते हैं कि एक एक इसका वो बना देते हैं कि हाँ ये 50 किलो की बोरी है, यानी कि इसमें 50 किलो ही होगा। इस तरीके से इसको भी बनाते हैं। जब जूट को इकट्ठा किया जाता है तो जूट का जब वो एक बेल बनाते हैं वो कितना होता है? 180 किलोग्राम का होता है। अभी इससे पहले, जूट से पहले मैंने कपास पढ़ाया था, कपास के एक बेल का वजन कितना होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि हमने अभी इससे पहले वाले, जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में ही पढ़ाया था।
जूट का जो एक बेल होता है वो 180 किलोग्राम का होता है। ठीक, एक ऐसे क्यूबॉइड शेप का ऐसे बना देते हैं, एक बिल्कुल क्यूबॉइड शेप का होता है और उसका जो पूरा वजन होता है वो 180 किलोग्राम है। तो बार बार उसको तौलने की जरूरत नहीं पड़ती। मान लेते हैं कि अभी दो क्यूबॉइड रखे हैं, इसके दो बेल रखे हुए हैं, तो इसका मतलब 360 किलोग्राम रखा हुआ बेल, 360 किलोग्राम जूट रखा हुआ है। जिसका सीड रेट होता है जूट का वो 6 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर माना जाता है। इसके बाद अगर हम हार्वेस्टिंग की बात करें तो ऑप्टिमम टाइम फॉर हार्वेस्टिंग इज अबाउट 90 डेज। इसकी हार्वेस्टिंग का जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो सोइंग से 90 डेज के बाद इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। जब आपने सोइंग की है उसके 90 दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग कर लीजिए। बट दिस स्टेज एट द ग्रेन यील्ड लो, लेकिन इस स्टेज पर जो आपकी ग्रेन की यील्ड होती है यानी कि आपका जो फाइबर निकलेगा वो कम निकलेगा, क्योंकि पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ है। सो टू ऑब्टेन क्वालिटी फाइबर एंड गुड यील्ड जूट इज हार्वेस्टेड एट स्मॉल पोड स्टेज। स्मॉल पोड स्टेज मतलब 135 से 140 दिन पर। बात समझो ध्यान से, क्या होता है कि 90 दिन पर जो इसका फाइबर होता है वो बड़ा अच्छी क्वालिटी का हो जाता है। समझ गए, क्वालिटी तो 90 दिन वाली अच्छी होती है, लेकिन क्योंकि अगर हम 90 दिन वाली क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेंगे तो उससे हमारी यील्ड जो है वो कम हो जाएगी। इस वजह से 90 डेज वाले को प्रेफर नहीं करते हैं। हम कब प्रेफर करते हैं, जब हमारा पौधा 135 से 140 दिन का हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट पॉड स्टेज। इस स्टेज पर हम जूट को क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, जिससे हमें क्वालिटी फाइबर भी मिल जाता है और गुड यील्ड भी मिल जाती है। यील्ड अच्छी हो जाती है, क्वालिटी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है, लेकिन फिर भी क्वालिटी सही रहती है। तो इस समय हम जब करते हैं तो हमको दोनों भी लगभग नॉर्मली मिल जाता है। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म होता है जूट में, एक होता है रिबॉनिंग और एक होता है रेटिंग। ये दो टर्म काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि रिबॉनिंग क्या होता है। दिस प्रैक्टिस इज वेरी कॉमन इन चाइना एंड ताइवान बट नॉट पॉपुलर इन इंडिया। इट कंसिस्ट ऑफ पील्ड आउट ऑफ रॉ bark from the green plant immediately after harvest and bundle of the ribbon thus obtained are rated। बात समझो, रिबॉनिंग में क्या होता है, सबसे पहले जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करने के तुरंत बाद उसका जो ग्रीन प्लांट का फाइबर होता है यानी बार्क होता है उसको निकाल लेते हैं। देखो ये जो प्लांट है, ये प्लांट ये स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर से जो छिलका होता है, ये देखो छिलका निकाल रहा है एक आदमी, तो ये छिलका इस तरीके से निकाल लेते हैं। उसी छिलके को निकालने के बाद फिर इस तरीके से रिबॉनिंग करते हैं। रिबॉनिंग का मतलब होता है चोटी बनाना, तो ये इसी तरीके से ऐसे चोटी बना लेते हैं। इसका ढेर सारा जब निकाल लेंगे, जब ढेर सारा हो जाएगा तो इस तरीके से इसको बना लेते हैं। फिर बनाने के बाद तब इसकी रेटिंग करते हैं, यानी कि इसको पानी में डाल के फिर इसको सड़ाते हैं। ठीक, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको सड़ा देते हैं, जिससे इनका फाइबर जो होता है वो आसानी से अलग अलग हो जाता है और काफी मुलायम हो जाता है, जिससे हम रस्सी और बोरे आदि चीजें सब बना सकते हैं। ये होता है रिबॉनिंग। रिबॉनिंग में क्या होता है, हार्वेस्टिंग करेंगे और तुरंत इसका छिलका निकाल लेंगे। छिलका निकालने के बाद इस तरीके से उसको गूंथ देंगे आपस में, गूंथने के बाद फिर उसकी रेटिंग करेंगे, पानी में डाल के उसको सड़ाएंगे। ये तो पूरी प्रोसेस हो गई रिबॉनिंग की। अब रेटिंग वाली प्रोसेस जान लेते हैं। रेटिंग में क्या होता है कि हार्वेस्टिंग करेंगे, ठीक, प्लांट को जब मैच्योरिटी का टाइम आ जाएगा तो हम हार्वेस्ट कर लेंगे। हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या करेंगे कि उसका हम ऐसे एक बंडल बना लेंगे। फिर बंडल बनाने के बाद कहीं हल्का सा पानी, जहाँ पानी का बहाव हो, या ऐसे तालाब में या नदी के किनारे लेके जाके इसको क्या करते हैं, इसको पानी के अंदर डुबो देते हैं। ठीक, ऐसे लेके जाके पानी में रखेंगे तो ये डूबता नहीं है क्योंकि हल्का होता है। तो क्या करते हैं, ऊपर से इसके कुछ वजन दे देते हैं, पत्थर वत्थर से ये मिट्टी उट्टी डाल के थोड़ा इस पे जब वजन दे देते हैं तो ये पानी के ना तो जमीन में रहे और ना ही पानी के बिल्कुल ऊपर रहे, ये पानी के बिल्कुल बीच में ही पड़ा रहता है। तो उससे क्या होता है कि लगभग 8 से 30 दिन तक इसको पानी में ही सड़ाते हैं। वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक या एनारोबिक दोनों तरीके से बैक्टीरियाज और फंजाई जो होते हैं वो इसको सड़ाते हैं। इसका जो फाइबर होता है उस फाइबर को अच्छे से सड़ाते हैं। ठीक, तो जब ये अच्छे से सड़ जाता है फिर इसका जब हम फाइबर बाहर निकालना होता है तो बड़ी आसानी से निकलता है। जो ग्रीन वाला फाइबर निकालते हैं उसमें उतनी आसानी से नहीं निकलता है, लेकिन ये तो बड़े आसानी से निकलता है। और एक बहुत ही अजीब प्रकार की इससे बदबू भी आती है। हमने कभी बचपन में ये निकाला है। पहले गांव में इससे रस्सी वस्सी बनाने के काम में लिया जाता था, तो बहुत कम लोग ग्रो करते हैं यूपी में, लेकिन वेस्ट बंगाल में अभी भी इसको ज़्यादा ग्रो करते हैं। बहुत अच्छी, उसमें बहुत बुरी सी बदबू आती है। उसको निकालते हैं, निकालने के बाद फिर सुखाते हैं, सुखाने के बाद तब इसकी रस्सी वस्सी बनाई जाती है। बात समझ गई। इसमें तुरंत सड़ा देते हैं, रेटिंग इसमें तुरंत करते हैं सड़ाने में,
और रिबोनिंग में क्या होता है, पहले छिलका निकाल के केवल छिलकों को सड़ाया जाता है, इसमें पूरे पौधे को ही सड़ा दिया जाता है। तो आई होप आपको रिबोनिंग और रेटिंग दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे ये दोनों चीज़ें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, जो भी आपके सुझाव हो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।